हेलो स्टूडेंट्स, मैं आकाश कुमार सिंह ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। लास्ट लेक्चर में बेटा हमने देखा था जो एनर्जी के नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस थे उनके बारे में डिस्कस किया था, उनके टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था। ऊर्जा के जो अपरंपरागत जो ऊर्जा के सोर्स थे उनके बारे में डिस्कस किया था। अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो चैप्टर जो है रिसेंटली डेवलपमेंट ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में जो हाल ही में नए विकास हुए हैं, नवीन विकास हुए हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि जो आपके हाल ही में जो विद्युत ऊर्जा के क्षेत्र में क्या क्या विकास हुए हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। विद्युत ऊर्जा की अगर हम बात करें तो विद्युत ऊर्जा के लिए हमारे जो एक एनर्जी को हम दूसरी एनर्जी में जो विद्युत ऊर्जा को जनरेट करने के लिए यानी कि उत्पादित करने के लिए ऊर्जा के कई रूपों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और उन रूपों को प्रयोग के द्वारा उनके एक रूप को दूसरे रूप में बदलते हैं, जिससे हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि विद्युत ऊर्जा का उत्पादन मिलता है। ठीक है, और जो हम ये उत्पादन करते हैं वो उत्पादन जो होता है मेनली हमारा किसकी वजह से होता है, जो हमारे पावर प्लांट्स होते हैं यानी कि जो शक्ति संयंत्र होते हैं, शक्ति संयंत्र होते हैं। ठीक है, उनकी वजह से ये जो है हमें प्राप्त होता है। क्लियर? ठीक है, अब देखते हैं कि शक्ति संयंत्रों में विद्युत शक्ति के उत्पादन के लिए मैंने बताया जैसे जो आपके पावर प्लांट्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी के जनरेशन के लिए हमें क्या है विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं का इस्तेमाल करना पड़ता है। हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी का जो है यूज करना पड़ता है, जिससे हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जनरेशन होता है। पावर प्लांट में इन एनर्जी को ईंधन के रूप में यानी कि हम फ्यूल्स के रूप में प्रयोग करते हैं, फ्यूल के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, जिससे हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जनरेशन होता है। जैसे कि हम पहले वाले जो आपके चैप्टर्स हैं उनमें पढ़ चुके हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर प्लांट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल्स, जिसकी वजह से हम जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जनरेशन करते हैं। ठीक है, पावर प्लांट्स के जरिए। तो उन्हीं के बारे में जो और उन्हीं एनर्जी यानी कि जो आपके वही एनर्जी हैं और यही आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो डेवलपमेंट है, ठीक है, जहाँ से इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डेवलप किया जाता है, तो उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और हाल के दिनों में क्या क्या ऐसे चेंजेस हुए हैं, क्या क्या नए और ऊर्जा हैं, ऊर्जा के कौन कौन से रूपों का प्रयोग करके जो हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट किया है, उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन क्या क्या है उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखा जाए बेटा तो हम जो है एनर्जी को, जो आपकी ऊर्जा है, को हम दो रूपों में वर्गीकृत कर सकते हैं। दो रूपों में हम वर्गीकृत कर सकते हैं एनर्जी को, ऊर्जा को दो रूपों में, जो उसका एनर्जी का क्लासिफिकेशन दो रूपों में कर सकते हैं। आपका पहला कौन सा है? पहला आपका ये है, जैसा मैंने बता रखा है। ठीक है, पहला कौन सा है आपका? ये है पहला, पारंपरिक ऊर्जा संसाधन या गैर नवीनीकरणीय स्रोत, यानी कि जो कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस हैं या फिर जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस हैं। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस हैं। एक तो वो हो गया आपका एनर्जी का टाइप, दूसरा हो गया गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधन या नवीनीकरणीय सोर्स, अर्थात यानी कि आपकी नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। सेकेंड वाले की अगर हम बात करें, ये वाले नॉन कन्वेंशनल एनर्जी या फिर रिन्यूएबल सोर्सेस। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है बेटा? जो पारंपरिक हैं यानी कि परंपरागत हैं, ठीक है, जिनका हम दोबारा से रीयूज नहीं कर सकते, उसको दोबारा से उसको नवीनीकरण नहीं कर सकते, ठीक है, वो पारंपरिक ऊर्जा के संसाधन कहलाते हैं। दूसरा आता है गैर पारंपरिक, ठीक है, यानी कि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस, जो गैर पारंपरिक हैं और जिनका हम जो है दोबारा से यूज कर सकते हैं, उनको उसी फॉर्म में दोबारा से प्राप्त करके उसको दोबारा से यूज कर सकते हैं, वो आपके ये कहलाते हैं नवीनीकरणीय सोर्स, नवीकरणीय सोर्सेस कहलाते हैं, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। अब ये सोर्सेस होते कौन से हैं, किस प्रकार के होते हैं, कौन से टाइप्स के होते हैं, वो बात करते हैं। तो आपके ये सोर्सेस होते हैं, तो मैं मेन एनर्जी सोर्सेस की बात करूँगा। ठीक है, वैसे तो एनर्जी सोर्सेस आपके बहुत सारे होते हैं, हाइड्रो है, केमिकल है, सोलर है, ठीक है, बैटरी है, ये समथिंग है बहुत सारे। ठीक है, मेन एनर्जी हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो हमारे जो मुख्य यानी कि मेन एनर्जी सोर्सेस है कौन कौन से हैं, आप देख सकते हैं। आपका ये सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, टाइडल एनर्जी, बायोमास एनर्जी, हाइडल एनर्जी, मीन्स आपका सौर ऊर्जा हो गई, ठीक है, विंड वायु ऊर्जा हो गई, जियोथर्मल एनर्जी यानी कि आपके जो आपके भू ऊष्मीय ऊर्जा हो गई, टाइडल एनर्जी ज्वारीय ऊर्जा हो गई, बायोमास एनर्जी हो गई और हाइडल एनर्जी हो गई। ये आपके मेन ऊर्जा के सोर्सेज हैं। इसके अलावा भी आपके इनकी अगर हम बात करें तो नॉन कन्वेंशनल यानी कि नवीकरणीय, इनका तो हम दोबारा से प्रयोग कर सकते हैं। एक बार यूज करने के बाद इनको दोबारा से हम
प्रयोग कर सकते हैं। ये आपके नवीकरणीय यानी कि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस हो गए। यदि इसी टाइम यहाँ पे देख सकते हैं आप, विंड है, जियोथर्मल है, सोलर है, हाइड्रो है और साथ ही साथ बायोमास है, ठीक है। और यदि हम बात करें, ऑयल हो गया, कोल हो गया, नेचुरल गैस हो गई, न्यूक्लियर हो गया, ये आपके कौन से हैं, ये एनर्जी के सोर्सेस हैं जो है आपके पारंपरिक, ये परंपरागत ऊर्जा के सोर्स हैं और ये नॉन रिन्यूएबल हैं। इनका हम दोबारा से प्रयोग नहीं कर सकते, अर्थात इनका एक बार अगर हम प्रयोग कर चुके हैं तो इनको हम दोबारा से यूज नहीं कर सकते। ये आपके नॉन रिन्यूएबल यानी कि गैर नवीनीकरणीय ऊर्जा के सोर्सेस हैं। क्लियर। अब यदि देखा जाए कि जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हैं आपकी, औद्योगिक क्रियाएं और जो आपकी देश की अर्थव्यवस्था है, ठीक है, इसमें जो आपका पावर यानी कि शक्ति, पावर जनरेशन का विशेष महत्व है। जो आपका एनर्जी का यानी कि इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी का विशेष महत्व है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है। हम जानते हैं कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों को यदि किसी प्रकार से इस्तेमाल किया जाता रहे, मतलब जो आपके वो जो ऊर्जा के परंपरागत सोर्स है, जैसे मैंने आपको बताया ऑयल हो गया, कोल हो गया, नेचुरल गैस, न्यूक्लियर है, यदि हम इनको कंटिन्यूअसली प्रयोग करते जाएंगे तो एक दिन क्या होगा, ये तो ख़त्म होने ही होने, क्योंकि ये लिमिटेड सोर्स हैं। क्या है, ये लिमिटेड सोर्स हैं जिनका हम दोबारा से यूज नहीं कर सकते। एक बार ये गया तो गया। जैसे आप बाइक में तेल को डलवाते हैं तो तेल तो जाना ही जाना है, ये तो है नहीं कि वो भरा रहना है। तो उसी प्रकार से एक ना एक दिन तो ऐसा आएगा कि इनका जो है जो भी स्टोरेज होगा, स्टॉक होगा, वो ख़त्म तो होना ही होना है, ठीक है। और क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। जिससे आप यदि हम अभी हम बात कर रहे हैं केवल आपके जो आपके परंपरागत ऊर्जा के सोर्सेस हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। जिससे क्या होगा, यदि हम इनको कंटिन्यूसली यूज करते जाए तो एक ना एक दिन ये समाप्त हो जाएंगे। जिससे क्या होगा, आपका ये ऊर्जा की प्रॉब्लम है यानी कि एनर्जी प्रॉब्लम है, ये एनर्जी की प्रॉब्लम जो होगी उत्पन्न होने लगेगी, ठीक है। विश्व में ऊर्जा संकट उत्पन्न होने लगेगा। तो हमारे पास विकल्प क्या आ जाता है, हमारे पास यही विकल्प आ जाता है कि यदि हम इन ऊर्जा के सोर्सों का लिमिटेड यूज करें, ठीक है, सीमित मात्रा में यूज करके, ठीक है, और अन्य वैकल्पिक जो आपके ऑप्शनल एनर्जी के सोर्सेस हैं उनको ढूंढ सकते हैं। उनका प्रयोग करके इस लिमिटेड एनर्जी के सोर्सेस का कम प्रयोग करेंगे और उनका प्रयोग करके हम वो एनर्जी को जनरेट करेंगे। तो इसके लिए ये सबसे महत्वपूर्ण ऑप्शन है कि हमें उनको ढूंढना ही ढूंढना है, उनका प्रयोग करना ही करना है, ठीक है। जिससे कि हम ये जो आपके एनर्जी की जो परंपरागत यानी कि जो कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस हैं इनको हम बचा सकें, इनको हम सेव कर सकें। जैसे बात करते हैं बेटा ऑयल, कोल, ठीक है, नेचुरल गैस, इनके बारे में यदि हम बात करें तो हम थोड़ा सा कोल या ऑयल के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बेटा अगर कोल लें, कोल की बात करें तो यदि हम भारत की बात करें, अपने हम अभी विश्व में नहीं बात कर रहे हैं, हम अपने देश भारत की बात कर रहे हैं। भारत में बेटा हमारे अगर हम बात करें तो भारत में हमारे पास 4 टाइप का कोयला पाया जाता है। कितने टाइप का? 4 टाइप्स ऑफ कोल, ठीक है, 4 टाइप का कोयला पाया जाता है। जैसे आपका कौन सा है टाइप है, आपके एंथ्रेसाइट कोयला होता है, बिटुमिनस होता है, लिग्नाइट होता है, पीट कोयला होता है, ठीक है। और जैसा मैं बता चुका हूँ, ये कोयला जो है ऊर्जा का जो आपका नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है, यानी कि परंपरागत ऊर्जा का सोर्स है। यानी कि जिसका अर्थ है ये दोबारा नहीं बनाया जा सकता है। एक बार इसको यूज कर लिया तो वो यूज खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये हमको कहाँ से मिलता है, वही बात कर रहे हैं। ये अधिकतर हमें जो है चट्टानों, परतदार चट्टानें या सादी चट्टानें होते हैं, ठीक है, पहाड़ों के नीचे जो या अपने हिल्स के नीचे यानी कि पर्वतों के नीचे या खानों में, उनसे प्राप्त किया जाता है। अभी जैसे मैंने टाइप्स की बात की, एंथ्रेसाइट कोयला है, भारत में एंथ्रेसाइट का कोयला है। ये कोयले का सर्वोच्च मतलब उत्तम प्रकार है, कोयले का एक सबसे बढ़िया प्रकार है जिसमें कार्बन की मात्रा, जो आपकी कार्बन की मात्रा लगभग 80 to 95% के अराउंड होती है, ठीक है। और ये भारत में सीमित मात्रा में पाया जाता है, सिर्फ भारत के एक राज्य में पाया जाता है, वह आपका राज्य है वो जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, केवल एक राज्य में पाया जाता है। तो इसलिए इसका प्रोडक्शन जो है, उत्पादन बहुत कम है, ठीक है। दूसरी अगर हम बात करें, बिटुमिनस कोयला होता है भारत में। अगर हम बात करें जाए तो भारत में सबसे अधिक कोयला इसी प्रकार का पाया जाता है। भारत में सबसे अधिक इसी प्रकार का कोयला पाया जाता है जिसमें जो आपकी कार्बन की मात्रा 60 to 80% होती है,
ठीक है। और ये जलने में 98% तक योगदान करता है। भारत में सबसे ज़्यादा कोयला इसी प्रकार का पाया जाता है। अब इस कोयले का हम प्रयोग कितने रूपों में कर सकते हैं, कितने प्रकार से कर सकते हैं, कौन कौन से क्षेत्र हैं उनमें हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। अभी आप इनका देख लेंगे, थर्मल यानी कि एनर्जी के लिए भी कर सकते हैं। और भी आपके सोर्सेज हैं, जैसे आप गाँव वगैरह में देख सकते हैं ईंट के भट्टे वगैरह हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें जलाने ईंधन के लिए भी काम आता है, जलाने वगैरह के लिए भी काम आता है, इसका प्रयोग करते हैं। तो यही कोयला एक प्रकार का जो भारत में सबसे अधिक पाया जाता है। तो इसको हम कब तक यूज करेंगे, ठीक है। तो यही यही जो ऑप्शन है, यही चीज़ें हैं कि ये ऊर्जा के जो है परंपरागत सोर्सेस हैं, इनका प्रयोग हम कब तक करेंगे। ये एक ना एक दिन तो ये ख़त्म होने ही होने हैं। तीसरे टाइप का कोयला आपको जो लिग्नाइट कोयला है उसकी बात की जाए तो इस प्रकार का कोयला भारत में भी सबसे अधिक पाया जाता है, जो तमिलनाडु क्षेत्र में पाया जाता है। पीट कोयला, ये कोयला जो होता है सबसे निम्नतम रूप है कोयले का, जो लकड़ी वगैरह के आग से जलने से बनता है, ठीक है। अब यदि हम बात की जाए कि भारत में सबसे अधिक कोयला का प्रयोग, अगर हम बात करें भारत में सबसे अधिक कोल का प्रयोग विद्युत उत्पादन में किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में सबसे अधिक कोयले का प्रयोग किया जाता है। और जबकि यदि हम कॉमर्शियल क्षेत्र में बात करें, कॉमर्शियल क्षेत्र की बात करें यानी कि वाणिज्यिक क्षेत्र में बात करें, लगभग 67% ऊर्जा जो है कोयले से ही प्राप्त होती है। जो मैंने अभी बात की है, लगभग 67% जो एनर्जी है वो कोयले से ही प्राप्त की जाती है, ठीक है। 67% एनर्जी जो है तकरीबन कोयले से ही प्राप्त की जाती है। जो भारत के बहुत ही कम राज्यों में कोयले का जो उत्पादन खनन किया जाता है, जैसे उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ हो गया, ये सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादक वाले क्षेत्र हैं, ठीक है। और यदि अन्य जो चीज़ें बात करें, अन्य कोयले की बात करें, अन्य उत्पादक क्षेत्रों की बात करें, तो कुछ आपकी नदी की घाटियां हैं उनमें भी ये कोयला पाया जाता है, लेकिन सीमित मात्रा में पाया जाता है। अर्थात जो है हमारा ये एक लिमिटेड सोर्स है हमारे पास ये कोयले वगैरह के। अब हम बात करें अगर नेचुरल गैस या ऑयल की बात करें, प्राकृतिक गैस या पेट्रोलियम पदार्थ की बात करें, तो मैं इसके बारे में आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। ये भी आपके जो पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं या कोल गैस होती है। अच्छा, नेचुरल गैस एंड ऑयल, बेटा ये एक ही चीज़ है, ये दोनों पेट्रोलियम पदार्थ के होते हैं। जहाँ से हम पेट्रोलियम पदार्थ को निकालते हैं, जिस माइन से निकाला जाता है, वहीं पे आपके नेचुरल गैसेस भी उपलब्ध रहती हैं और वहीं से इनको भी प्राप्त किया जाता है, ठीक है। ये भी आपकी अवसादी या परतदार चट्टानों से प्राप्त की जाती हैं, ठीक है। जो होता क्या है, जो आपके जो अंदर जो जीवों के जो प्राचीन काल में जीव थे आपके, जैसा आपने कहानी वगैरह सुनी है, उनके अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, उनके दबने से उनका जो जीवाश्म ईंधन है वही इनको जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। और यही जो है इन्हीं से के द्वारा ये ऑयल और नेचुरल गैस को हम वहाँ से प्राप्त करते हैं। भारत में यदि हम बात करें सबसे अधिक पेट्रोलियम पदार्थ, अगर राज्यों की बात करें तो भारत में सबसे अधिक राजस्थान, देन उसके बाद गुजरात और असम। तो इन 3 राज्यों से केवल भारत में जो है पेट्रोलियम पदार्थों का खनन किया जाता है, ठीक है। और ये पेट्रोलियम पदार्थ भी आपका ये आपका, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कोयले की, कोयला जो है आपका एक जो है सॉलिड फ्यूल का रूप है, जबकि आपका पेट्रोलियम पदार्थ हो गया ये आपके जो है लिक्विड ई फ्यूल्स हैं, यानी कि द्रव्य ईंधन है, और जो जीवाश्म ईंधन है, और जो आपके नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस हैं, एनर्जी के नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस हैं। इस वजह से जो हमारी ये नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस है, इस वजह से इनका प्रयोग, क्योंकि अगर कंटिन्यूसली हम इनको प्रयोग करते जाएंगे तो एक ना एक दिन ये ख़त्म हो जाएंगे। तो इसके अलावा हमें और ऑप्शंस ढूंढने हैं, और ऑप्शंस में अब हमारा जो विकास हुए हैं, नए विकास हुए हैं, आप देख सकते हैं। जैसे मैंने बताया सोलर एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी की बात करें, जो हमारे जो अभी बच्चे देख रहे हैं, हमारे कॉलेज में ही सोलर पावर प्लांट छत पे, अपने कॉलेज की छत पे कितना बड़ा पावर प्लांट लगा हुआ है, लगभग 40 किलोवाट का पावर प्लांट लगाया है अभी, ठीक है। विंड एनर्जी है, ये आपके हैं, ये ऑप्शन है। जियोथर्मल एनर्जी है, ऑप्शनल है। जो कभी ना खत्म होने वाले जो सोर्सेस हैं, कभी ना खत्म होने वाले सोर्सेस हैं, उनकी बात की जा रही है। टाइडल एनर्जी है, जब तक भी समुद्र रहना ही रहना है। बायोमास एनर्जी है, मनुष्य है, कचरा फेंकना ही है, वेस्टेज होनी ही है। हाइड्रोजन एनर्जी है, पानी रहना ही रहना है, ठीक है। मतलब जब तक ये दुनिया है तब तक पानी रहेगा। जियोथर्मल एनर्जी है, पृथ्वी रहनी है। विंड एनर्जी, हवा चलनी है। तो ये जो सोर्सेस हैं बेटा आपके गैर परंपरागत ऊर्जा के सोर्सेस हैं, जिनका हम जो है रिन्यूएबल सोर्सेस हैं। तो इनकी जो आपके ये जो आपके जो लिमिटेड सोर्स हैं, इस
हमारे जो लिमिटेड सोर्स है, इनकी जगह पे हम इनको ऑप्शन के रूप में यूज कर सकते हैं। इनकी जगह पे इनको हम ऑप्शन के रूप में यूज कर सकते हैं और इनका प्रयोग करते भी हैं। लास्ट चैप्टर में हमने बेटा इन जो ऊर्जा के जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस थे इनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, हम सारे के बारे में बता चुके हैं। यदि हम अब बात करें इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, जो हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, तो विद्युत ऊर्जा की हम बात करें तो विद्युत ऊर्जा के कुछ पहले हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसके बारे में बात करें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम जो है विभिन्न रूपों में देख सकते हैं, यानी कि जो ऊर्जा होती है हमारी ऊर्जा, हमें पता है कि विभिन्न रूपों में उपलब्ध है हमारे जो विश्व में, हमारी धरती पे ऊर्जा जो है विभिन्न रूपों में उपलब्ध है। जैसे क्या, उदाहरण के लिए एग्जाम्पल के लिए मैकेनिकल एनर्जी है हमारे पास, केमिकल एनर्जी है, ठीक है, तापीय ऊर्जा है हमारे पास, चुंबकीय मैग्नेटिक एनर्जी है, न्यूक्लियर या परमाणु या नाभिकीय ऊर्जा है, विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, ठीक है, और विद्युत ऊर्जा। ये सब एनर्जी के ही रूप हैं, ठीक है। इन सभी एनर्जी के जो यानी कि ऊर्जा के सभी रूपों का अपना एक विशेष महत्व है, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा महत्व आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी का है। सबसे ज़्यादा आपका जो, अगर हम महत्व देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का महत्व है। हम जानते हैं, ये भी हमें पता है कि हम ऊर्जा को ना तो ख़त्म कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है, ना ही हम ऊर्जा को ख़त्म कर सकते हैं और ना ही जो है उत्पन्न कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो नियम है आपका, इसी नियम को हम बोलते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। ये हमारे बस से बाहर है कि हम ऊर्जा को ख़त्म कर सकते हैं, जब चाहे ख़त्म कर दें, जब चाहे उसको उत्पन्न कर लें, ऐसा नहीं हो सकता। बस हम क्या है, केवल ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं और इसी तथ्य का प्रयोग करके हमने जो है ये ऑप्शंस ढूंढे हैं। हमने इसी का प्रयोग करके जो है हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट किया है। ऊर्जा के विभिन्न रूपों का प्रयोग करके हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट किया है। सामान्यतः हम मैक्सिमम कैपेसिटी में देख सकते हैं आप, जैसा कि अभी मैंने बताया कि सभी टाइप्स जो ऑफ एनर्जी बताए, इन सभी प्रकार की ऊर्जा का प्रयोग करके हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जनरेशन कर सकते हैं। जैसे आपका यांत्रिक ऊर्जा का भी प्रयोग करके हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जनरेशन कर सकते हैं, केमिकल एनर्जी आप यांत्रिक ऊर्जा में देख लीजिए, आपका जनरेटर हो गया। केमिकल एनर्जी में देख लेंगे आप, बैटरी हो गया। तापीय यानी कि सोलर एनर्जी में सोलर पैनल्स हो गया। चुंबकीय ऊर्जा का प्रयोग करके भी आप कर सकते हैं, परमाणु ऊर्जा का भी प्रयोग करके कर सकते हैं, विंड एनर्जी का भी प्रयोग कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के जनरेशन में, सोलर एनर्जी का भी प्रयोग कर सकते हैं, थर्मल एनर्जी का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये सभी ऊर्जा के रूपों का हम प्रयोग कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के जनरेशन में, ठीक है। कारण क्या है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी के जनरेशन में ही विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं का क्यों प्रयोग किया जाता है और ऊर्जा का प्रयोग क्यों नहीं करते? तो कारण बेटा बहुत सारे कारण हैं, जिसमें से मैंने प्रमुख कारण जो है आपके सामने लिखे हुए हैं। जैसे ये नॉन पॉल्यूटिंग, मतलब ये जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ये प्रदूषण रहित होती है, किसी प्रकार का कोई पॉल्यूशन नहीं होता इलेक्ट्रिकल एनर्जी से। सेकंड थिंग है, यानी कि सेकंड पॉइंट की तरफ आप देखें, फर्स्ट पॉइंट आपका नॉन पॉल्यूटिंग हो गया। सेकंड ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन यानी कि इसका संचारण बहुत ही आसानी से होता है, लॉसेस कम होते हैं, अन्य एनर्जी के मुकाबले सरल होता है, संचारण इसका सरल होता है, लॉसेस कम होते हैं, ठीक है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि इसका वितरण बहुत आसान है, अन्य एनर्जी के मुकाबले इसका वितरण बहुत आसान है। अगला देख सकते हैं स्टोरेज, इसका भंडारण आसान एवं कम स्थान घेरने वाला होता है। इसके भंडारण की बात करें हम तो इसका भंडारण जो हम कम जगह में आसानी से कर सकते हैं। जैसे भंडारण के लिए आप बैटरी को देख सकते हैं, आप एक बैटरी ले लें, ठीक है, एक बैटरी से जैसे आप सिस्टम देख सकते हैं। अभी करंटली जो आप हम लोगों के घरों में चल रहा है, इन्वर्टर चल रहा है, लाइट होती है तो ठीक है, लाइट चली जाती तो हम क्या, बैटरी, एक बैटरा कितने जगह घेरता होगा आप खुद ही देख सकते हैं। एक बैटरा जो होता है कितनी जगह घेर सकता है, और उस बैटरी यानी कि उस एनर्जी, हमने उस बैटरी में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर लिया, ठीक है। फिर उससे हमारा पूरा घर, लाइटिंग वगैरह, फैंस वगैरह सारी चीज़ें ऑपरेट होती हैं। कितनी जगह घेरता है बैटरी, मामूली सी जगह घेरता है। उसके बाद देख सकते हैं कन्वर्जन मतलब इसका जो आपका इस ऊर्जा को यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसी भी अन्य रूप में आसानी से परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे किस प्रकार से परिवर्तित कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, कौन अन्य से रूप हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, मतलब आप इसको साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसके, माइक स्पीकर के द्वारा, ठीक है, साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर लीजिए।
अन्य एनर्जी बहुत सारी है, उनमें कन्वर्ट कर लीजिए। मैकेनिकल एनर्जी में इसको आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं बाई यूजिंग मोटर है, मोटर के द्वारा इसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब इनके जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अन्य रूपों में बदलना बहुत आसान होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अन्य रूपों में कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारे, जैसे मैंने बताया, स्पीकर, माइक, ठीक, मोटर, ठीक है, और भी बहुत सारे डिवाइसेस हैं जिनके द्वारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अन्य एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं पॉइंट डिवीजन ऑफ एनर्जी। डिवीजन ऑफ एनर्जी, इस ऊर्जा का विभाजन बहुत आसानी से होता है, सरलता से हो सकता है। इसको विभाजन, अगर इसका हम विभाजन करें, ठीक है, तो बहुत आसानी से हो सकता है विभाजन के लिए। जैसे हम इधर से उधर कहीं भी अगर भेजना है, बहुत आसानी से इसको भेज सकते हैं। ठीक है, जैसे आपके सब स्टेशन हैं, पावर ग्रिड हैं, इनका काम क्या होता है, ये इसका डिवीजन होता है। कंट्रोलिंग, इसकी कंट्रोलिंग भी बहुत आसानी से कर सकते हैं हम लोग, आराम से इसको कंट्रोल कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे इसके एडवांटेज हैं। क्या एडवांटेज हैं और भी मैं बता सकता हूँ। ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है। इसके जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं उनकी इफ़िशेंसी काफ़ी अच्छी रहती है। ठीक है, साफ़ सुथरी है, स्वच्छ ऊर्जा होती है। ऑपरेटिंग इसका आसानी से हो जाता है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होती है। सोर्स भी सस्ता है, एनर्जी का सोर्स है आपका सस्ता है। आप देख सकते हैं घरों में ऊर्जा का इस प्रकार से हम लोग बहुत कम यूनिट दर जो है इसकी, जो आपके कंजम्पशन यूनिट्स हैं वो भी बहुत कम है। जो आपके किसान हैं, फार्मर्स हैं, वो भी बहुत ना के बराबर मूल्य में आप अच्छा सा काम चला सकते हैं। इसको शुरू करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, अन्य ऊर्जाओं के मुकाबले देखा सकते हैं। समय से बचत होती है, प्रयोग से इसकी समय की बचत होती है। ठीक है, तो ये सारे एडवांटेज को देखते हुए अन्य एनर्जी सोर्सेस से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ज़्यादा जो है प्रायोरिटी देते हैं, उसका ज़्यादा प्रयोग करते हैं। इसके अलावा हम बेटा देखें, यदि तो हम देखें तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की बात करी जाए तो ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है। ठीक है, उसके बारे में दे रखा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। ये कन्वेंशनल सोर्सेस के माध्यम से दे रखा है, यानी कि जो इंडिया की बात की जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का कन्वेंशनल सोर्सेस जो मैंने आपको बताया, ऑयल, गैस, नेचुरल गैसेस हो गई, कोल्स हो गया। तो भारत में सबसे ज़्यादा प्रयोग किसका किया जाता है, थर्मल पावर का। किसका, थर्मल पावर, यानी कि कोल एनर्जी का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में। उसके अलावा आपका प्रयोग गैस का भी प्रयोग किया जाता है, नेचुरल गैस का भी प्रयोग किया जाता है, एंड न्यूक्लियर एनर्जी का भी प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा उत्पादन जो किया जाता है हमारा थर्मल एनर्जी के प्रयोग से किया जाता है। आप देख सकते हैं ईयर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है उसका, जो आपका 250 जो आपका वाट आवर के हिसाब से जो जनरेशन है उसके हिसाब से दे रखा है। 2009 में देखें आप तो इनका ग्राफ कुछ और था, 2010 में कुछ और है, 2011 में कुछ और है, 12 में देख सकते हैं 13, 14, 15, 16 है, 2018-19 में लगभग 1249.337 समथिंग का इसका जनरेशन हो गया। तो कंजप्शन बढ़ रहा है, एनर्जी का कंजप्शन बढ़ रहा है, जिससे उसका जनरेशन को बढ़ाना ज़रूरी है। और ये एक हमारे पास जो है ऑप्शन था थर्मल वाला। लेकिन इसका प्रयोग हम कब तक कर सकते हैं, कभी ना कभी ये जो ऊर्जा का सोर्स है, कोल है, जो भी आपका थर्मल का यूज है, इसको कभी ना कभी तो ये समाप्त होना ही है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अभी कंजप्शन बढ़ रहा है, जैसे जैसे हमारा डेवलपमेंट हो रहा है तो उसका कंजप्शन भी बढ़ रहा है। तो ये अगर सोर्स ख़त्म हो जाएंगे देन हम क्या करेंगे। तो उसी के लिए जो हमने अभी बात की है कि हम जो ऊर्जा के सोर्सेस हैं, जैसे ये अभी हमने बात की है, जो आपकी ये सोर्सेस हैं, ये मेन एनर्जी के सोर्सेस हैं जो मुख्य, जो ये वैकल्पिक रूप में, हम जो ऑप्शनल रूप में इनका प्रयोग कर रहे हैं। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, टाइडल एनर्जी, बायोमास एनर्जी, हाइडल एनर्जी, ताकि इनको जो है हम आसानी से इस साइड में एनर्जी का इन एनर्जी का प्रयोग करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जनरेशन करें। और उनका जो प्रयोग है हम अदर अपने कॉमर्शियल क्षेत्र, सिटीज़ वगैरह है, अपने कम्युनिटी वगैरह हैं, इनमें इनका प्रयोग करें, जिससे जो हमारे एनर्जी के जो आपके कन्वेंशनल सोर्सेस हैं, परंपरागत सोर्सेस हैं, इनको थोड़ा हम सेव कर सकते हैं और इनको बचा सकें, सेव कर सकें। तो ये जो हमारी जो एनर्जी के क्षेत्र में, यानी कि जो आपके विद्युत ऊर्जा के क्षेत्र में नवीन विकास, यानी कि जो आपके रिसेंटली डेवलपमेंट हो रहे हैं, जिनके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, तो उन्हीं की ये बात है। ये सारी चीज़ें ज़्यादा फोकस करने वाली जो बातें हैं या चीज़ें हैं या जो आपके एनर्जी हैं, डेवलपमेंट हैं, वो यही हैं कि सोलर एनर्जी हो गया आपका, ठीक है, और आपका ये विंड एनर्जी है, इनके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाए, इनके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाए। और जो आपके परंपरागत ऊर्जा के सोर्स हैं उनको सुरक्षित रखा जाए और सेफ रखा जाए।
आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे देखेंगे। तब तक के लिए बेटा, तब तक के लिए सभी लोग आप अपने मोबाइल फ़ोन्स में आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करें। यह जो एप्लीकेशन है आपको सारे अपडेट्स के बारे में जानकारी देती है, ठीक है। सारे आपकी जो इस समय जो हमारा देश जिस प्रकार की पीड़ा से गुजर रहा है, जिस प्रकार की महामारी से गुजर रहा है, उससे आपको सुरक्षित रखेगी। इस ऐप के द्वारा एक नारा है, ये आप हम बोल सकते हैं, मैं सुरक्षित, हम सुरक्षित, भारत सुरक्षित। तो इन तीनों चीज़ों को हम लोग फॉलो करना है। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें और भी ऑप्शन मिलते हैं। आपकी स्थिति क्या है, आप अपना टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो कोविड-19 के जितने अपडेट्स हैं, जितने भी आपके केसेस बन रहे हैं इंडिया में, उनके लेटेस्ट अपडेट मिलती रहती है आपको। ई पास भी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। आसपास आपके कोई इस प्रकार का कोई केस तो नहीं है, उसके बारे में आपको जानकारी मिल सकती है। इसके साथ ही साथ आपके कॉल हेल्पलाइन नंबर, सारी चीज़ें हैं, सारे हेल्पलाइन नंबर्स मिलेंगे आपको इसमें, ठीक है। किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं, सारी इसमें हेल्पलाइन नंबर्स मिलेंगे। इंडिया के मामले जितने भी केसेस हैं, अपने राज्य के मामले, डिस्ट्रिक्ट वाइज के सब चीज़ें इसमें आप देख सकते हैं। कुल मिला के आपको ये अपना मोबाइल फ़ोन में ज़रूरी है आप इसको डाउनलोड करें, जिससे आप सेफ़ रहें, आप सुरक्षित रहें। खुद सुरक्षित रहेंगे तो भारत सुरक्षित रहेगा, देश सुरक्षित रहेगा। जैसे मैं अपनी एप्लीकेशन की बात बताऊं, अभी मेरे पास में 4 उपयोगकर्ताओं को जो आपके जो मेरे 4 आसपास के जो भी उन्होंने अपना स्वपरीक्षण किया है, 4 जो अभी अब मेरे पास में उपयोगकर्ता हैं, वो स्वपरीक्षण से आश्वस्त दिखाई पड़ रहे हैं। और इससे मुझे पता चल रहा है कि मेरे आसपास कोई भी कोविड-19 का कोई भी आसपास मेरे केस नहीं है, मतलब कोई भी इस प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एप्लीकेशन अच्छी है, इसको डाउनलोड करें, अपने मोबाइल में डाउनलोड करें, इसका यूज करें, ठीक है। ये आपको सुरक्षित रहेगी और साथ ही साथ आप स्टे होम से स्टे सेफ, घर पे रहें और सुरक्षित रहें।